हेलो। कैसे हैं आप लोग? आजकल कास्ट सेंसस की काफी चर्चा हो रही है। कुछ लोग इसके सपोर्ट पे नजर आ रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। जो लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि इससे सामाजिक प्रगति आएगी, सामाजिक न्याय होगा। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि सामाजिक विघटन होगा, सामाजिक दुर्भावना फैलेगी और समाज वीक होगा, समाज कमजोर पड़ेगा। जब इन दोनों लोगों की तर्क समझते हैं तो दोनों लोगों की तर्क में एक व्यापक समझ की कमी नजर आती है। तो मैं आज इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करूंगा। मैं आज के वीडियो में आपको कास्ट सेंसस क्यों होना चाहिए और कास्ट सेंसस क्यों नहीं होना चाहिए, दोनों ही पक्ष को बहुत ही ईमानदारी से रखूंगा। मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊं उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं यहाँ पर हर इशू को लेके बहुत डेप्थ एनालिसिस करता हूँ, बहुत ही एक्यूरेट एनालिसिस करता हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कास्ट सेंसस क्यों होना चाहिए। कास्ट सेंसस इसलिए होना चाहिए, इसका पहला रीजन है कि जो एससी, एसटी और ओबीसी का जो रिप्रेजेंटेशन है प्रीमियम क्लास जॉब्स में, पार्लियामेंट्स में, विधानसभाओं में, जुडिशरी में, वो एडिक्वेट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। इस बात को मैं क्यों कह रहा हूं, इसके लिए मैं कुछ डेटा देता हूं। सबसे पहला डेटा ये है कि 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लोकसभा के फ्लोर पर एक डेटा प्रेजेंट किया था। उस डेटा में उन्होंने बताया था कि जो सेंटर की 45 यूनिवर्सिटीज हैं उसमें जो ओबीसी के प्रोफेसर्स हैं उनकी संख्या 4% से कम है। मतलब जिस समाज की आबादी 50% से ज्यादा है और उसका रिप्रेजेंटेशन 4% है, तो इस बात से अंदाजा लगता है कि दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। लेट मी गिव यू सेकंड डेटा। 2024 के सितंबर महीने में बहुत सारी आरटीआईज को कोलेट करके एक डेटा प्रेजेंट किया गया। उस डेटा में यह पता चला कि जो टॉप 8 आईआईटीज हैं उनमें 80% और कुछ कुछ में 90% तक जो फैकल्टी है वो जनरल कास्ट से है। मतलब एससी, एसटी और ओबीसी की फैकल्टी का रिप्रेजेंटेशन 10% या 20% तक है। ये वही आबादी है जिसकी जनसंख्या करीब करीब 80% तक है। तो फिर से यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन बहुत कम नजर आता है। तो आखिर में ये लोग रिप्रेजेंट कहाँ हो रहे हैं, इसको लेके भी मैं आपको एक डेटा देता हूँ। 2024 में ही सरकार ने एक सर्वे किया था म्युनिसिपैलिटीज का। इसमें करीब करीब 3000 म्युनिसिपैलिटीज का सर्वे किया गया था। 38,000 लोगों से पूछा गया था। इसमें यह पता चला कि जो सफाई कर्मचारी हैं 92% तक सफाई कर्मचारी या तो वो एससी हैं या एसटी हैं या ओबीसी हैं। तो आप इस पूरे डेटा से अंदाजा लगा सकते हैं प्रीमियम क्लास में एसटी, एसटी और ओबीसी की संख्या कम है, वहीं निम्न स्तर की जॉब्स में इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो इस चीज को एड्रेस करने के लिए हमें एक एक्यूरेट डेटा की जरूरत पड़ेगी और एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटा की जरूरत पड़ेगी। तो कास्ट सेंसस वो जगह पूरी कर सकता है। दूसरा रीजन है कास्ट सेंसस इसलिए होना चाहिए क्योंकि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एक रियल शब्द है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इज रियल। हाउ कैन आई से दैट? फिर से मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। 2024 अक्टूबर के मंथ में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट डिलीवर किया। इट वाज अ हिस्टोरिक जजमेंट। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भारत की जेलें हैं, जो प्रिजन हैं, वो जातिगत भेदभाव का केंद्र हैं। वहां पर बहुत ज्यादा लेवल पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। कोर्ट्स ने कहा कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको उनकी कास्ट के अकॉर्डिंग काम दिया जाता है। हैं तो सारे ही क्रिमिनल, लेकिन फिर भी अगर जो अपर कास्ट से है उसको बेहतर काम करने को दिया जाता है, वहीं जो लोअर कास्ट का है उसको ज्यादा बुरा काम करने को दिया जाता है। इवन उनके जो अकोमोडेशन है, रहने की जगहें हैं, उनमें भी अंतर है। सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज नोटिस की और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को हिदायत दी और डायरेक्शन इशू की कि इस भेदभाव को जल्दी से जल्द बंद करें। और इसी डायरेक्शन को फॉलो करते हुए केंद्र सरकार ने 2024 के दिसंबर महीने में जो प्रिजन एक्ट थे, मॉडल प्रिजन एक्ट और प्रिजन लॉज थे, उनको बदलाव किया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो प्रिजन शब्द है, जो प्रिजन है वो सेंटर का सब्जेक्ट नहीं है, स्टेट का सब्जेक्ट है। तो इस पे सिर्फ स्टेट ही लॉ बना सकता है। सेंटर इस पे मॉडल एक्ट बना सकता है जिसको बाद में कई सारी स्टेट अडॉप्ट कर सकते हैं। तो सेंटर ने इसको एड्रेस करने की कोशिश की। तो आपको ये अंदाजा लग चुका होगा कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। दूसरा, बहुत से लोग आप में से सोचते होंगे कि एजुकेशन से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा। ऐसा अगर आप सोचते हैं तो गलत सोचते हैं। जो एजुकेटेड लोग होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर एजुकेटेड आदमी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करता है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि हर
अनएजुकेटेड आदमी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करता है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का एजुकेशन से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। एजुकेशन इम्पैक्ट करता है, लेकिन अगर सामाजिक जो उसकी देख रेख है, जो जिस समाज में वो पढ़ा लिखा है, जिस समाज में उसकी देख रेख हुई है, उसका भी असर बहुत गहरा होता है उस पर। इसको लेके मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा देता हूं। 2023 में यूएस की एक सिटी है सियाटल, स्टेट भी है, वहां की गवर्नमेंट को कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट लॉ बनाना पड़ा। आप सोच के देखो, यूएस एक ऐसा कंट्री है जहां पर न तो कभी कास्ट थी, न कास्ट को लोग जानते थे, वहां पे कास्ट जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर वहां कास्ट पहुंची कैसे? कास्ट जो भारतीय यहां से गए, उसमें कुछ अपर कास्ट भी हैं, कुछ लोअर कास्ट भी हैं, यही लोग वहां के कास्ट लेके गए। 7 समंदर पार जाके भी अपनी उन्होंने कास्ट नहीं छोड़ी और जातिगत भेदभाव करने की आदत को भी नहीं छोड़ा। तो और आपको जानकारी के लिए एक बात और बताऊं, जो सियाटल है बहुत ही हाईटेक सिटी है, अमेजॉन जैसी कंपनियों के हेडक्वार्टर्स है वहां पे। सियाटल इज नोन फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। सियाटल इज ऑल्सो नोन फॉर एआई। तो वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं वो अनपढ़ तो नहीं है, दे आर वेरी एजुकेटेड, दे आर वेरी स्किल्ड, स्टिल दे आर प्रैक्टिसिंग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तीसरा रीजन मैं बताता हूं कास्ट सेंसस क्यों होना चाहिए। कास्ट सेंसस इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि जुडिशरी में बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं, बहुत सारे इश्यूज पेंडिंग हैं जो सरकार की पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट करते रहते हैं। भारतीय राजनीति पे उनका बहुत गहरा असर है, इसकी वजह से कई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होके रहते हैं। तो वो सारे इश्यूज तभी डील हो सकेंगे जब हमारे पास एक एडिक्वेट डेटा होगा। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। मराठा रिजर्वेशन केस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मराठाओं का रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार से कि आप एडिक्वेटली डेटा प्रेजेंट करो और उसमें ये साबित करो कि दे आर बैकवर्ड कम्युनिटी। सरकार के पास कोई डेटा था नहीं, तो सरकार डेटा प्रेजेंट नहीं कर पाई और इसकी वजह से मराठा रिजर्वेशन केस पूरी तरह से कंक्लूसिवली उसको डील नहीं किया गया। अब कहीं ना कहीं फिर से ये दोबारा राइज होगा। इस बार जो महाराष्ट्र के इलेक्शन हुए थे उसमें भी ये इशू था। तो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में मराठा रिजर्वेशन हमेशा आता रहता है। तो इस केस को तभी पूरी तरह से ठीक से जज किया जा सकेगा जब हमारे पास डेटा होगा। ऐसे ही जाट रिजर्वेशन केस का सुना होगा। 2015 में इस केस को भी इसी ग्राउंड पे रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि फिर से सरकार एडिक्वेट डेटा प्रेजेंट नहीं कर पाई। एडिक्वेट डेटा इसलिए जरूरी होता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स के थ्रू कहा है, चाहे वो इंदिरा साहनी केस हो, चाहे फिर वो नागराज केस हो, इन दोनों ही केस में कहा है कि सरकार अगर किसी को रिजर्वेशन देती है कास्ट के बेस पर या कम्युनिटी के बेस पर, तो सरकार को यह साबित करना होगा कि वो कम्युनिटी एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है और उसका रिप्रेजेंटेशन पर्याप्त नहीं है और वो बैकवर्ड है एजुकेशनली एंड सोशली। अगर ये सरकार डेटा के साथ साबित नहीं करती है तो फिर वो कम्युनिटी को रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है। इसी तरह से कई सारे केसेस पेंडिंग है। लेट मी गिव यू सम मोर एग्जांपल। मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार आई थी 2019 में, उसने 27% ओबीसी को रिजर्वेशन दे दिया। फिर वही रिजर्वेशन एमपी हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। जब से 6 साल हो चुके हैं, अभी तक वो केस को बहुत ही कंक्लूसिवली डील नहीं किया गया। रीजन अगेन वही है, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर डेटा नहीं है। सरकार के पास न तो ये कहने को डेटा है कि ये कम्युनिटी बैकवर्ड नहीं है, सरकार के पास ये भी डेटा नहीं है कि ये कह दे कि ये कम्युनिटी बैकवर्ड है। तो इस वजह से बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं। इसी तरह से 2022 में जो यूपी में म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन होने थे, अर्बन बॉडी इलेक्शन होने थे, उसमें भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ओबीसी का रिजर्वेशन स्थगित कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया था। बाद में सरकार ने एफिडेविट वगैरह फाइल किए और कई तरह की चीजें की, उसकी वजह से उसको रिस्टोर किया गया। अगली बार फिर इलेक्शन होगा, ये इशू फिर से निकल के आएगा। ये भी वही इसी कारण से रिजेक्ट हुआ था। वहां पर भी सरकार फिर से डेटा प्रेजेंट नहीं कर पाई थी। सरकार कहां से डेटा प्रेजेंट करे, उसके पास एडिक्वेट डेटा है ही नहीं। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं जितने भी केसेस जुडिशरी में पेंडिंग है वो अगर कॉम्प्रिहेंसिवली डील हो, तो उसके लिए हमें एक कास्ट सेंसस की जरूरत होगी। ऐसे ही बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ईडब्ल्यूएस की जो आबादी है वो 15% है, लेकिन उनको रिजर्वेशन 10% दिया गया है, जो कि उनकी आबादी के प्रोपोर्शन में बहुत ज्यादा है। तो ये बात कितनी सही है कितनी गलत है तभी कही जा सकेगी जब इसका प्रॉपर डेटा होगा। तो इसलिए हमें डेटा की जरूरत पड़ेगी।
दूसरा, कास्ट सेंसस की जरूरत हमें इसलिए भी पड़ेगी क्योंकि सरकार बहुत सारी स्कीम्स ऐसी चलाती है, बहुत सारी प्रोग्राम्स ऐसे चलाती है जो कम्युनिटी बेस्ड होते हैं। जैसे पीएम जनमन स्कीम है जो आदिवासियों के लिए चलाई जाती है, उनके ग्रोथ के लिए चलाई जाती है। क्या उनमें कोई बदलाव आ रहा है, क्या उनकी स्थिति में कोई सुधार हो रहा है, ये तभी पता लगाया जा सकेगा जब हमारे पास कास्ट सेंसस होगा। उससे हम पता करेंगे कि उनकी स्थिति में क्या सुधार आया है। जैसे ही ऐसे एक नमस्ते स्कीम है, नमस्ते इंडिया स्कीम, वो एसटी कम्युनिटी के लिए, एससी कम्युनिटी के लिए है। उसके बाद एक स्कीम और है स्टैंड अप इंडिया, वो भी एसटी कम्युनिटी के लिए है। ठीक है, उसके बाद पीएम अजय स्कीम है। देयर आर मेनी स्कीम्स, ये सारी स्कीम्स कम्युनिटी बेस्ड है। तो जब तक हम कम्युनिटी का डेटा प्रेजेंट नहीं करेंगे, डेटा को एनालाइज नहीं करेंगे, तब तक हम ठीक से नहीं कह सकेंगे कि वाकई में ये स्कीम्स वर्क कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, क्या कोई नई स्कीम्स की जरूरत तो नहीं है। तो ये सारी चीजें तभी एड्रेस हो सकेंगी जब हमारे पास एक प्रॉपर डेटा होगा जो कि कास्ट सेंसस से आएगा। तो ये 3-4 रीजंस थे जिसकी वजह से ये केस स्ट्रांग बनता है कि हमें कास्ट सेंसस करना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ कास्ट सेंसस क्यों नहीं होना चाहिए, इसके क्या रीजंस हैं। पहला रीजन यही है कि लोगों को लगता है इससे सोसाइटी डिवाइड हो जाएगी, सोसाइटी में दुर्भावना पैदा होगी, सोसाइटी में विघटन पैदा होगा। लेकिन ये बात सही हो भी सकती है क्योंकि कास्ट सेंसस होगा तो लोगों को अपनी कास्ट के बारे में पता चलेगा और कास्ट की आइडेंटिटी को प्रमोशन मिलेगा। लेकिन ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। इसके 2 रीजंस देता हूं मैं। पहला रीजन ये है कि 1951 से ही हम एसटी और एससी कास्ट का तो कास्ट सेंसस कर ही रहे हैं, तो उसकी वजह से तो कोई बदलाव नहीं आया, समाज में कोई दुर्भावना नहीं हुई, कोई विघटन नहीं हुआ, समाज डिवाइड नहीं हुआ। अगर हम एससी एसटी का पहले से कर ही रहे हैं तो उसमें ओबीसी और ऐड कर देंगे तो ऐसा क्या बड़ा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ओबीसी का डेटा भी आएगा तो भी इतना कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इस बात से हमें एक चीज और समझ लेनी चाहिए कि कास्ट सेंसस एक मैजिक पिल नहीं है, एक जादू की छड़ी नहीं है कि ये सारी समस्याएं दूर कर देगी। अगर ऐसा ही होता तो एसटी और एससी कम्युनिटी का 1951 से कास्ट सेंसस हो रहा है तो उनका ही भला हो जाता, तो वो ही बैकवर्ड से फॉरवर्ड हो जाते। वो तो नहीं हुए, वो आज भी बैकवर्ड है। तो कास्ट सेंसस इतना ज्यादा बदलाव नहीं ला सकता अगर उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकेगा। दूसरा रीजन लोगों को लगता है कि कास्ट सेंसस से रिजर्वेशन के लिए डिमांड बढ़ेगी। लोग ये कहेंगे और रिजर्वेशन चाहिए, और रिजर्वेशन बढ़ाओ। इस बात में मेरिट है, ये बात सही भी है कि रिजर्वेशन के लिए डिमांड बढ़ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जरूरी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो कि कास्ट सेंसस से ये पता चला कि जो 27% रिजर्वेशन है ओबीसी के लिए पर्याप्त नहीं है, 3 से 4% रिजर्वेशन बढ़ना चाहिए। मान लो हमें उसी डेटा में ये भी पता चला कि जो 10% रिजर्वेशन है ईडब्ल्यूएस के लिए वो ज्यादा है, उसको कम करना चाहिए। तो मान लो हमने वहां से 3% कम करके इधर 3% बढ़ा दिया तो भी ओवरऑल कास्ट रिजर्वेशन जो है वो सेम रहने वाला है। हो सकता है कि बहुत सारी कास्ट जो डोमिनेंट हैं, जिनको बहुत सारा बेनिफिट पहले से मिल चुका है रिजर्वेशन का, वो एक्सक्लूड हो जाए। तो कास्ट सेंसस की वजह से बहुत सारी कास्ट एक्सक्लूड भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से जो कमजोर कास्ट हैं उनको सेम रिजर्वेशन में ज्यादा बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं। तो रिजर्वेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ये तो कास्ट सेंसस आने के बाद ही पता चलेगा। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है कि कास्ट सेंसस के बाद रिजर्वेशन की डिमांड बढ़ सकती है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन मैं बताता हूं कि कास्ट सेंसस क्यों नहीं होना चाहिए। उसका रीजन ये है कि आप अगर 1990s के टाइम को याद करें तो 90s के टाइम की पॉलिटिक्स को कमंडल वर्सेस मंडल की पॉलिटिक्स कहा जाता है। कमंडल मतलब अपर कास्ट पॉलिटिक्स, मंडल मतलब लोअर कास्ट पॉलिटिक्स। तो इस कमंडल और मंडल की पॉलिटिक्स की वजह से कि 1990s के टाइम में बहुत सारी कास्ट बेस्ड पार्टीज इमर्ज हुई। चाहे वो यूपी और बिहार में तुम जितनी भी पार्टियां देखोगे वो सारी की सारी पार्टियां किसी न किसी कास्ट का रिप्रेजेंटेशन करती हैं। जैसे समाजवादी पार्टी को माना जाता है कि वो यादवों की पार्टी है, ऐसे ही आरजेडी पार्टी को माना जाता है। ऐसे ही जो राजभर की पार्टी है वो राजभर समाज की मानी जाती है। जैसे जो राष्ट्रीय लोक दल है वो जाट लोगों की पार्टी मानी जाती है। ऐसे मुकेश सहनी की पार्टी है। देयर आर मेनी पार्टीज इन बिहार एंड यूपी, और ये सारी की सारी पार्टी कास्ट बेस्ड पार्टीज हैं। इनमें किसी न किसी तरह का कोई कास्ट का प्रेजेंटेशन है। तो जब दोबारा से कास्ट सेंसस होगा तो फिर से कास्ट कॉन्शियसनेस बढ़ेगी और इस तरह से फिर कास्ट बेस्ड पार्टियों की हमें बहुत झड़ी लगती हुई दिखाई देगी। दिक्कत यह नहीं है कि कास्ट बेस्ड पार्टियां क्यों इमर्ज हो रही हैं, कास्ट बेस्ड पार्टियों से दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि ये पार्टियां मेनली फैमिली बेस्ड पार्टियां हो जाती हैं, फैमिली मोनोपोलीज हो जाती हैं।
मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि परिवारवाद ऐसा नहीं है कि इन्हीं पार्टीज में है, परिवारवाद हर पार्टी में है। इवन जो बीजेपी है वो सबसे ज्यादा परिवारवाद करती है, उसमें भी बहुत सारा परिवारवाद है। लेकिन इनमें और कास्ट बेस्ड पार्टियों में एक बहुत बड़ा अंतर है। इनमें परिवारवाद है लेकिन किसी भी परिवार की इन पार्टीज में इतनी ज्यादा डोमिनेशन नहीं है जितनी आपको जो रीजनल पार्टीज हैं, जो कास्ट बेस्ड पार्टीज हैं, उनमें एक परिवार का आपको डोमिनेशन दिखाई देगा। ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। तो ये इंडियन पॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है। तो इसकी वजह से कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे आज कास्ट सेंसस क्यों होना चाहिए इसके बारे में भी बात की, कास्ट सेंसस क्यों नहीं होना चाहिए इसके बारे में भी बात की। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।